बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। हमेशा की तरह मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अभी तक गहमा गहमी की सिचुएशन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला डी चौक इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है और हुकूमत पे भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमारे रोड़े अटकाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमने देखा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें भी बुलंदबाज दावे किए गए। 172 से ज्यादा अरकान की यकीन दहानियां करवाई गई और कोरम पूरा है, काउंट पूरा है, इस बातें की गई। और आगे तहरीक अदम एतमाद कब और कैसे लाई जाएगी, किस डेट को लाई जाएगी, इस पर भी बात हो रही है। वजीर आजम इमरान खान साहब की भी स्टेटमेंट सामने आ गई है कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी कुव्वतों का हाथ है और अपोजिशन की जमातों को इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कि JUI के कुछ अरकान बलोचिस्तान से उन्होंने भी कंडेम किया है कि बैरूनी कुव्वतें जिस हुकूमत एक आईनी और एक जमहूरी हुकूमत को गिराएंगी तो हम उसका साथ नहीं देंगे। तमाम मौजूदा सियासी सूरत हाल में आगे क्या होने जा रहा है, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, काफी गहरी नजर है आपकी पाकिस्तान की सियासत पर। तसद्दुक़ गौरी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। बताइएगा, ये JUI के कुछ अरकान की स्टेटमेंट सामने आई है, ये बैरूनी कुव्वतें, इससे पहले भी आप इस पे रोशनी डाल चुके हैं। जी साजिद, असल में जैसा आज इन्होंने अदम तरीके वज़ीर आज़म के खिलाफ पेश किए जाकर, तो इसके बाद अब जो सूरत लम्बा सियासी तौर पे चेंज होती जाएगी। सियासी मंजरनामे पे जब हम नजर डालेंगे तो एक ये नई चीज भी सामने आई है कि जो JUI के जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम गैर मुल्की ये जो अपोजिशन है JUI समेत जितनी अपोजिशन है ये गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रही है और हम इस एजेंडे का साथ नहीं देंगे। लेकिन मौलाना साहब तो बैठे हुए हैं, फ्रंट पर है, और क्या ये अलग ग्रुप है? तो वो उन्हीं के लोग इल्जाम लगा रहे हैं ना, उन्हीं के लोग बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जो नुकसान है बलूचिस्तान को है, ये जितना दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं, और बलूचिस्तान को ये वाज़ेह तौर पर पता है कि यहाँ भारत, अमेरिका, इसराइल ये सब मिलकर बलूचिस्तान को के खिलाफ काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ऐसे सूरत हाल के अंदर जब हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे हम तब्दीली लाना चाह रहे हैं तो हम दूसरे ब्लॉक में जा रहे हैं, तो अब आप देखना अपोजिशन उनके इशारे पर उनके फंडिंग 15 से 20 करोड़ रुपए MNS को दिया जा रहा है वफादारी चेंज करने के लिए। अच्छा, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो तमाम MNS को मैं नाअहल करार दिया जाएगा। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? ये गैर मुल्की ताकतों से आ रहा है ना पैसा। तो अब जब अगर उनका जमीर लाजमी जागा है कि मजहबी जमात भी है, तो और अगर वो फैसला कर रहे हैं तो अच्छा है। ये तो मुल्क और कौम के लिए अच्छा है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं, मैं मतलब मुल्क और कौम के लिए अच्छा फैसला है। ठीक है गौरी साहब, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक CM सिंध और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के आप मुआविन खुसूसी सिंध अफेयर के डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी सिंध हुकूक मार्च निकाला और उस पर बहुत जगहों पर मकातब फिक्र ने क्रिटिसाइज किया और स्पेशली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपके पास तो तकरीर करने के लिए लोग ही नहीं थे। फिर पीपल्स पार्टी का काफिला इस्लामाबाद में खबरें आ रही है कि रोका गया है। तो आप तो जमहूरियत पे यकीन करते हैं सर, तो इस वक्त विफाक का आप हिस्सा हैं और विफाक की आपकी हुकूमत है, तो ये काफिला क्यों रोक रहे हैं? आप जाने दें उनको, अपना जो आईनी हक है वो अदा करने दें। करता जलसा देखते, सबसे बड़ा जलसा सरकार करता था। लाहौशाना में भी लोग निकले, नवाबशाह में भी लोग निकले, और आपके हैदराबाद के रूरल में जहीजो साहब के उधर चंदजाम में उधर लोग निकले, बदीन में जुल्फकार मिर्जा ने जितना बड़ा जलसा किया। तो ये तो वो गलत कह रहे हैं। अब कहीं हर जगह तो बड़े जलसे नहीं हो सकते थे, और एक मार किसी को जलसे थोड़ी थे। ठीक है, पाकिस्तान पॉइंट गलत है। बाकी ये पीपल्स पार्टी वाले आज मैं देख रहा था वो भंग घोट के पी रहे हैं उधर, उनको भंग बड़ी वाफर मिकदार में जो मिल गई है पंजाब के इस्लामाबाद में, दिल्ली में, सब जगह पे होती है ताजा ताजा भंग, और तो भंग उन्होंने उनका सर फिरा दिया होगा, और वो बड़ी तेज भंग है जो हमने सुना है, वो कच्ची भंग और उधर होती है इस्लामाबाद की। अच्छा, कर देगी, वापस आ जाएंगे घूम के। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, सिंध में जब आप लोगों ने मार्च निकाला, मुख्तलिफ शहरों में आप गए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोड़े नहीं अटकाए, लेकिन आप पे ये इल्जाम लगाया जा रहा है, तो इसकी तरदीद करें ना, क्या वाकई आप लोग इस काफिले को, बिलावल के लॉन्ग मार्च को आपने रोक लिया है, इस्लामाबाद डी चौक जाने नहीं दे रहे? भाई मैं तो इस वक्त बैठा हूँ कराची में, मुझे पता नहीं है। ठीक है। बहरहाल वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स की इस्लामी एमपी के कॉन्फ्रेंस होनी है, और अगर उसमें कोई मसले हुए तो इस वजह से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी करते हूँ, ये तो फेडरल गवर्नमेंट मैं इधर रहता हूँ, अगर कोई नुमाइंदा ये बात बता। ठीक है। तसद्दुक गौरी साहब भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो मौजूद है। जी तसद्दुक साहब। हाँ जी, अरबाब साहब आप ये बताएं कि हुकूमत और वजीर आजम बड़े मुतमईन हैं तहरीक एतमाद के हवाले से, तो क्या आप समझते हैं कि ये तहरीक एतमाद कामयाब होगी या नाकाम होगी? मेरे ख्याल में तहरीक जो है वो तो नाकाम होगी, और इसमें इंडिपेंड करता है मुस्लिम लीग के चीफ, और यहाँ तक के जो है ना JUI के लोगों ने, देखें जो लोग समझते हैं बात, शऊर लोग हैं, उनको तो पता है कि किसने नो कॉन्फिडेंस उनसे करवाया है। ये बाहर की जो इंटरनेशनल कुव्वतें, अभी जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब रशिया, उन्होंने उनको मना किया, यूरोपीय यूनियन ने मना किया, बाकियों ने, इमरान खान साहब जो है वो तो किसी की जो उनके बहन में होती है बात तो नहीं सुनते, तो वो इसी वजह से नो कॉन्फिडेंस आया कि एकदम से रशियन विजिट के बाद इंशाल्लाह जो मुहब्बत वतन पाकिस्तानी MNAs होंगे वो तो एक बाहर के कुव्वतों के इससे नहीं करेंगे, जो होंगे ये एजेंट तो वो तो करेंगे। अरबाब साहब, जिस तरीके से वजीर आजम भी फरमा रहे हैं कि ये जो तहरीक एतमाद है, इसको गैर मुल्की कुव्वतें हैं, गैर मुल्की ताकतें इस्तेमाल इनको करके, पैसा उनका खर्च करके अदम एतमाद लाकर हुकूमत को ख़त्म करना चाहती हैं, क्योंकि ये रशियन और चाइना ब्लॉक में जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इस वक्त जो इंटरनेशनल सतह पर राब्ते हैं और पाकिस्तान को एक नए ब्लॉक में ले जा रहे हैं, वो मुल्क और कौम के लिए कहां तक सूदमंद होगा? जैसे अमेरिकन ब्लॉक के साथ तो लियाकत अली खान साहब के जमाने से लेके अब तक तो रहे, उसमें मुशर्रफ साहब के जमाने तक, नवाज शरीफ के जमाने तक रहे, उससे कोई फायदा तो नहीं हुआ, हमेशा मार तो हमें पड़ती रही। जैसे अफगानिस्तान पे कब्जा हुआ, अफगानिस्तान का तो कोई इसमें मसला ही नहीं था जो ट्विन टावर्स पे हुआ, मगर वो जानबूझ के हालात क्रिएट करके और हमें डू मोर कराना, और यहाँ से आपके ड्रोन उधर भी हमले करते थे, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी हमले करते। इमरान खान ने तो कहा ये हमारी जंग नहीं है, और बात तो सही है। रशिया और चाइना हमारे, रशिया तो नहीं था, बस चाइना हमारा बड़ा पुराना दोस्त है और हमारे पड़ोसी भी हैं, तो इसलिए हमें तो सूट यही करता है कि उनका साथ दें। ठीक है। यही किया। ये जब इस तरह के सुपर पावर्स में आप चेंज करेंगे तो फिर लाजमी है प्लेटें, जब जैसे जिलजिला आता है ना, तो प्लेटें चेंज होती हैं तो जिलजिला तो आएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा पाकिस्तान के अवाम को, क्योंकि हमारे जो सियासतदान है वो तो किसी न किसी सुपर पावर के एजेंट ही होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी एक सवाल है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, बताइएगा, जिस तरह वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मैं जीत गया तो मजीद जो बचे कुछ लोग हैं वो भी जेलों में होंगे, और हमारे जराये का कहना है कि मुमकिन है सिंध में गवर्नर रूल लगे, कुछ बताएंगे अगर आप सक्सेस हो जाते हैं उसके बाद क्या लाएअमल होगा? देखिए, हर इंसान को अपनी सियासत करने का हक है। गवर्नर रूल के लिए तो डे 1 से यहाँ हालात साजगार हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट कहे कि देयर इज नो गवर्नमेंट, जब जो हाई कोर्ट है वो भी कह चुकी है, हर बंदा कहता है कि देयर इज नो गवर्नमेंट, और जो जिस तरह की गवर्नमेंट चल रही है आपको देख रहे हैं, तो उसके बाद तो कोई चीज बच नहीं जाती। मगर ये तो हुकूमत और स्टेट और ये मुल्क को चलाने के लिए, और ये वरना खड़े हो जाते भी हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जो फलाना हो रहा है, इस वजह से मतलब नहीं करते रहे। अगर अब जंग आया तो जंग आया भी हो भी सकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम हमारे साथ मौजूद थे। आप वजीर आजम इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी हैं सिंध अफेयर के और साबिक CM सिंध। गौरी साहब, आपने इनका भी तजिया सुना,
इनका कहना है कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, लेकिन ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी, फिर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद थे, बहुत सारी चीज़ें और बड़े दावे किए गए कि 172 से ज़्यादा की हमारे पास तादाद मौजूद है और अब हम ये धमाका करेंगे, तो ये अभी तक प्रेशर टैक्टिस है? देखें साजिद साहब, अभी तो अदम इत्मीनान को आने में तकरीबन मैं समझता हूँ 15 से 20 दिन लगेंगे, क्योंकि 2 वीक तो आईनी और कानूनी है। अच्छा, इसी दौरान पार्लियामेंट हाउस जो है वो भी खाली नहीं, वहां पे ये इस्लामी वज़रा खारजा की कॉन्फ्रेंस हो रही है 2 दिन के लिए, ठीक है। तो उस दौरान भी सिक्योरिटी नुक्ता नज़र और उस दौरान भी मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही अदम इत्मीनान की तहरीक लाई जाएगी, ठीक है। अब अगर उससे पहले कोई ऐसा सिलसिला बनता है, मैं नहीं समझता कि ऐसा सिलसिला बने, अगर बनता भी है तो फिर सेनेट का जो हाल है उसमें तहरीक लाई जा सकती है। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि अपोजिशन कहां तक मुतमीन है, ठीक है। अपोजिशन तो अभी आप ये देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें अगर अपोजिशन फुल होती तो वो अपना नुमाइंदा वजीर आजम का कैंडिडेट को जाहिर करती। देखें, लाजमी तौर पे जब क्या नाम है, अगर इत्मीनान की तहरीक कामयाब जाती है तो लाजमी है प्रेसिडेंट भी नए शख्स को कहेगा जो उनका नामजद होगा, वैसे तो कायदे सल्तनत वो कहा जाता है, तो वो लाया जाए। एक तो ये कि ये अभी तक इस पे भी नहीं कि हमारा स्पीकर का उम्मीदवार है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार है। अच्छा, फिर दूसरी बात, अगर ये समझते कि अदर इत्मीनान की तहरीक ही से हुकूमत जा रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च क्यों कर रही है? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इसके बाद फिर जब ये थक हार जाएंगे तो उसके बाद ये जो दूसरा जो इत्तेहाद बना हुआ है आपका JUI का और दीगर जमातों का मजहबी और आपका नून लीग का, तो PDM, तो वो ताज़ा दमदस्ता वो स्ट्राइक पे चला जाएगा। देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा और नजर भी आ रहा है कि गैर मुल्क की एजेंडे पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम एक नए ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर रबाब रहीम साहब ने भी यही कहा कि हमने इनका साथ दिया लियाकत अली खान से लेकर, और इन्होंने हमें क्या दिया? दहशतगर्दी दी, असला दिया, हीरोइन दी, और हमारे ही लोग मारे गए, फौजी भी, और नीटो के नाम पर फौज में शामिल किया गया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि वापस वही हो, तो प्राइम मिनिस्टर जब इतना बड़ा कदम उठा रहा है और जिसके साथ इस कदम में मैं समझता हूं कि मुल्क की आवाम भी गयूर आवाम है, और मैंने इससे पहले भी कहा कि वो भूखा रहना पसंद करेगी मगर अपनी सालमियत पे और अपने जो इज्जत है उसके ऊपर। ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब ने। मंदोखेल साहब, खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। बताइएगा, इस वक्त सियासत में गहमा गहमी तो है और इत्तलात ये हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काफिला भी रोका गया है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देखी, लेकिन वजीर आजम इमरान खान साहब का कहना है कि बैरूनी कुव्वतें मेरी हुकूमत गिराने के लिए हाथ पांव मार रही हैं। तो बताएंगे क्या क्या बैरूनी कुव्वतें किसके साथ दे रही हैं और ये क्या स्टेटमेंट है? इससे पहले जो बीबी शहीद की हुकूमत खत्म की है तो वो कौन सी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी को जो RTS सिस्टम के जरिए हराया तो वो कौन सी कुव्वत थी? इससे पहले जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें खत्म की है तो वो कौन सी हुकूमत थी? और फिर आप जब एक लात यूरोप को मारे हो, एक अमेरिका को मारे हो और उसका मलबा आप अपनी नायली पे डाल रहे हो। बात ये होता है ना, जब आप उसकी नायली और आपकी निकम्मापन जो 4.25 साल में आप पाकिस्तानी अवाम की जो जीना आराम किया आपने, उसको भुगतना पड़ेंगे। आज आपकी परिंदे उड़ रहे हैं, आज तो अदम इत्मीनान की तहरीक पेश हुई है। आगे आगे देख, अभी हम काफिले के साथ है, बिलावल भुट्टो साहब की रैली में फैजाबाद हम पहुंच रहे और मीडिया के दोस्तों के जरिए पता चला कि आगे रास्ते ब्लॉक है, तो ब्लॉक है, हम यही बैठेंगे, हम यही कारों में बैठेंगे, अपनी गाड़ियों में बैठेंगे, सड़क पे सोएंगे, यही करेंगे। हमने डीप तक पहुंचने हर हालत में, और डीप चौक पहुंचने इससे पहले कि वो डीप चौक पहुंचने से पहले उसका दौरान खस्ता हो जाए, हमें अपना जो जमहूरी हक है वो इस्तेमाल करने दे। तो फिर आप लोगों ने अगर वो डिक्टेटरशिप का माइंड जो कि पहले से है तो वो आजमाना चाहे तो जरूर आजमा ले। जितनी ताकत इस्तेमाल कर सकता है और जिस अदारे को इस्तेमाल करना चाहे इस्तेमाल करके देख ले। ये पीपल्स पार्टी है, ये कोई नजीब चौहान टाइप के लोग नहीं है जो 2 थप्पड़ से
सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। अच्छा, हमने कादिर, फांसियां अच्छा। भी देखी, हमने जेलें भी देखी, हमने कोड़े भी देखे। आप भी जरा आजमाइए। हमने ठीक है। जनरल अयूब का, जनरल मुशर्रफ का दौर भी देखा है, जनरल ठीक है, जावलक भी देखा है। ये जनरल किस स्टेट की मूली है, जनरल। ठीक है। अच्छा कादिर खान मधुखेल साहब, नजरियाती इख्तलाफ रहा है तमाम जमातों का, जो इस वक्त आप सब साथ हैं, ठीक है, आप हुकूमत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं कि हुकूमत के जो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकी, जो वादे पूरे नहीं कर सके, लेकिन ये भी तो बता दें कि लेट सपोज आप सक्सेस हो जाते हैं तो वजीर आजम कौन होगा, वजीर आला कौन होगा, स्पीकर कौन होगा, आगे बताएंगे? कुछ मामला तय हुए हैं? देखिए, मामला तो जरूर तय हुए हैं। तो 3 बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और यकीनन बिलावल भुट्टो साहब पहले ऐलान कर चुका है कि मुस्लिम लीग में उनके पास मेजॉरिटी है, उनको वज़ीर आज़म का ओहदा मिलना चाहिए। बाकी रह गई स्पीकर कौमी असम्बली और पंजाब की वज़ीर आलाशिप, तो उसके लिए देख रहे हैं आपके सामने सारी चीजें वाज़ेह हो जाएगी। ठीक। जो मेरे चेयरमैन ने कहा था वो आज करके दिखा रहा है। तसद्दुक गौरी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी गौरी साहब। कादिर साहब, अभी आपने ये कहा कि वजीर आजम नून लीग से होगा और आपके पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी साहब ने भी रैली से रवात में खिताब करते हुए कहा कि शरीफ आदमी को हम वजीर आजम पाकिस्तान ला रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कि वजीर आजम जो नून लीग से आप कह रहे हैं कि होगा, तो वो कौन शरीफ आदमी, वो कौन है, शख्स है? नहीं, देखो, एक तो नाम के शरीफ होते हैं, एक काम के शरीफ होते हैं। तो मेरा ख्याल में इन दोनों जो ना वो मुस्लिम लीग में मौजूद है, ये वो डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा शरीफ हमें दे रहे हैं और अपोजिशन को दे रहे हैं। तो यकीनन उनके हक उन्हीं का है, इनकी मेजॉरिटी है। हाँ सर, ये आप ये बताएं कि मौजूदा वजीर आजम में कौन सी बदमाशी है जो आपको शरीफ आदमी दरकार है? देखिए, इससे बड़ा बदमाशी और गुंडागर्दी क्या हो सकती है, जो कल भी परसों भी उन्होंने अपनी वहां पे उन्होंने की है, उस जगह पे जो स्पीच की है कि अगर मैं तमाम तहरीक नाकाम मुझे तो मैं देखूंगा। तो ये हो जाता है ना, जब चिराग बुझता है ना तो पड़पड़ाता है और इसको पता नहीं है अपोजिशन क्या होती है। इससे पहले ये जनरलों के गोद में पल के और यहाँ तक पहुंचा है, उसका ये ख्याल है कि ये सियासत बड़ी आसान चीज है। जरा खबर तो करो, जरा इनको ये अदम-ए-एतमाद की तारीख पास होने दो, तो इनकी सारी जो करप्शन है, चाहे आटा चीनी चोर है, चाहे बनी गालत है, चाहे फॉरेन फंडिंग है, चाहे DRT है, ये सारी चीजें आवाम के सामने आ जाएंगे। जरा जब 2-4 दिन जरा ये अदालतों के चक्कर लगाएंगे, ये बुजदिल आदमी है, ये बुजदिल आदमी है, भागेगा, लेकिन इसको भागने भी नहीं देंगे, इसको भागने भी नहीं देंगे इंशाल्लाह। अब इसका हशर वही होगा जो एक जनरल मुशर्रफ को हुआ था, वही हशर इसको होगा। ये आसिफ और इज्जतदारी है जिसने आलम बुलंद की है, जिसने इस काफिले को लेके, और 27 फरवरी को हम कराची से रवाना हो गए और आज 10वां दिन है, हम सड़कों पे है। तो इनको पता नहीं है और ये आगे ये क्या वो करेंगे, उसको बता दो ना, जिस आधार को आपने इस्तेमाल करना है करके देख ले, हमें जरूर रोडों से हटा के देख ले, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है और हम क्या, हमने सब कुछ देखा हुआ, ये सारी चीजें लास्ट में हमने देख लिया। ठीक है, लास्ट में कादिर मधुखेल साहब ये बताइएगा, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि 172 से ज्यादा हमारे पास अरकान हैं, लेकिन अभी तक आप लोग नाम शो नहीं कर रहे। कल फिर आप ये ना कहें कि थर्ड एम्पायर इन्वॉल्व हो गए, नादीदा कुव्वतें आ गई हारने पे, तो फिर ये स्टेटमेंट आती हैं। तो क्या वर्किंग वाकई आप कंप्लीट कर चुके हैं? पुरुमीद है 100%? अब मुझे एक बात बताएं ना, आप भी माशाल्लाह से सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह सवाल करें, उन नाम लेके हम आपको देके उन बेचारों को रात की तारीखी में छापे पड़वा के उनको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डलवाएं। जरा आप भी थोड़ा सा सोचे ना, तो ये जारी बातें हमारे पास जो पत्ते हैं हमने संभाल के रखे। हम ये किधर गए वो डब्बू चौधरी जो कहते थे कि अभी मैं तरान करे क्या उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई ना, हमने ला दिया। उनको बता देना जरा अपने टांगे संभाल के रख लेना, कपाना तो शुरू हो गए, अब जरा संभाल के रखिए हम आगे क्या करते हैं। और इस टाइप के लोगों को जो गाली गलोच को और अपोजिशन को और खासतौर पीपल्स पार्टी को जो ये गाली गलोच करे थे, जरा पता चल जाए ना, जरा अपोजिशन में आने दो ना, ठीक है, पता चल जाएगा। तो कादिर मंदोखिल साहब, आप लोग चेंज लाते ना, नदीम अफजल चंद को तो फिर आप लोगों ने वापस ले लिया, और ये सीजन भी है कि परिंदे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। ऐसे लोग जो अपनी पार्टियों से नजरिए से अगर गद्दारी कर रहे हैं तो फिर उनको स्पेस ना देना सर। देखिए, परिंदों को तो हम खुश आमदेद करेंगे, मगर कौओं को हम खुश आमदेद नहीं करेंगे। तो जरा परिंदों और कौओं में फर्क है। ठीक है, तो बात ये होता है, नजीम अफजल चंद साहब जो है ना, वो अगर वो पीपल्स पार्टी से छोड़ी भी है, आप मुझे एक भी स्टेटमेंट वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं दिखा सकते। मगर इस शख्स ने तो घटियापन की इंतहा कर दी है सारी, वो आपके सामने सारे स्टेटमेंट है। तो और कोई पता नहीं है कि वो आगे किसी हुकूमत में उसका तर्जमान बन जाए।
लेकिन ये कि ये सारे तर्जुमान, ये गेट नंबर 4 के पैदावार किधर गया, क्या खामोश है, कहाँ छुपा हो ये बिलीजर, उसको भी तो ढूंढ के दिखाया। वो जो भड़के मार रहा था, ये कराता है, अभी कहाँ है उसकी स्टेटमेंट, आपको नजर आ रही कहीं उसकी, उस टीले की? उसको भी जरा ढूंढ के दिखा देना, उसको बता देना, आइए ना आप वजीर दाखिला हो ना, जरा रोक के दिखाओ ना हमें। रोडों पे, सड़कों पे हम मौजूद है, आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर देखे, और फिर हमारा अवामी हुकूमत वकले पीपल्स पार्टी की जाली जो है ना वो फांसी से डरते हैं, न वो सड़कों, न वो जेलों से और न कोड़ों से। आइए अपना ताकत इस्तेमाल करें, फिर आपका अंजाम क्या होगा। जरूर आपने जाती तंजीमें चलाई, जरूर आपने जाती जो है ना वो कैंप चला है, और इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है जो है, और पाकिस्तान जो है ना वो ग्रे लिस्ट में इस शख्स की वजह से जो कि कालमी दहशतगर्द है। जी गौरी साहब। कादर साहब, वजीर आजम ये कह रहा है कि ये आखिरी शौक अपना पूरा कर ले अपोजिशन, इसके बाद अगर अदम की तहरीक नाकाम हो जाती है तो आप लोग अब घरों में बैठेंगे सुकून के साथ, या फिर शोर शराबा मचा रहेगा? आप देखेंगे तमाशा, मैं कहता नहीं पीपल्स पार्टी है, इनको पता चल जाएगा ना। मैं दोबारा कहता हूँ, गेट नंबर 4 के पैदावार कहाँ छुपा हुआ है, जरा उसको भी लाइन पे ले लो, उसको बता दो ना। आप तो कह रहे अपोजिशन आके दिखाए, हम आ भी चुके हैं। गेट नंबर 4 से तो जरदारी साहब ने भी डील की करके आए इक़्तिदार में, और जनरल मुशर्रफ को सलूट पेश किए, गार्ड ऑफनर पेश करके रुखसत किया गया ऐवान सदर से। भाई क्या क्या जनरल आप करें सही है, दूसरा करे गलत है, ये कादर साहब ये कौन सी बात हुई? जनरल मुशर्रफ जैसे कातिल पे हम लानत भेजते हैं। आपने गार्ड ऑफनर पेश करा है, आप लोग ने प्रेसिडेंट साहब जरदारी साहब ने खुद रुखसत किया है ऐवान सदर से। आप क्या बात कर रहे हैं? गेट नंबर 4 में आपके इल्जाम दे रहे हैं, आप लोग खुद इस तरीके से आए। हमने तो लात मार के उसके अवान सदर से निकाल दिया। क्या लात मार है सर? क्या ये बातें हैं सर करने की? लात मार के कादर साहब बात की बातें हैं। चलें ठीक है, सवाल करे आप। मैं सवाल में ये कह रहा हूँ ना, आपने गॉड ऑफनर क्यों पेश किया? उसको निकाल दिया हमने, आपने गॉड ऑफनर पेश करके निकाला सर, ये तो रिकॉर्ड पे, आपके कहने से मेरे कहने से रिकॉर्ड चेंज नहीं होता। हमने बेइज्जत करके निकाल दिया। जरा आप तारीख को पढ़ा करें ना, मुझे बात बताओ ना, इस आदमी का भी वो अशर होगा। चले, और वो शीदा टीली का भी अशर होगा, उसको बता देना। आइए ना, अभी आप रोक शीदा टीली को कह रहा है कि आ जाओ, वेलकम करते हैं, आप जाएं टी चौक में बैठे। हम आपके शहर इस्लामाबाद में आ चुके हैं, उसको बता दो ना, सालमी दहशतगर्द को बोला आ जाओ, पीपल्स पार्टी को रोक सकते हो, रोक लो, हम बताते हैं। वो तो कह रहा है मैं चाय भी पिलाऊंगा और सब्जी लगाऊंगा, पानी की, दूध की। कौन कह रहा था? सीधे ये आप बाकुल आपके सीधी टिल्ला सीधा टेली को बता देना अभी किस गार में छुपा हुआ है ना। आप जरा टेलीफोन करके मीडिया में बैठे हो, जरा ढूंढ के निकालो, बोलो आपने जो फड़के मारे थे ना कि जरा आइए मैं ये करूंगा वो करूंगा, जरूर करके दिखा देना। आज वो कह रहा था मीडिया में बैठ के पंडीवाल हूँ और बड़ा ताकतवर पंडीवाल हूँ। ताकतवर पिंडीवाल को बता देना जरा, वो गार से निकल के आए ना, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें रोड पे। कहा तुम्हारी ताकत, अब ताकत तुम्हारे हम देख लेते हैं क्यों नहीं। और तुमने जो जाजी तंजीम, जो जाजी कैंप जो दहशतगर्द पाले, उसको भी जरा निकाल के देख लेना, जरा जालूम का गजब तो देख लेना। आइए रास्ता रोक के हम टी चौक आ रहे हैं, फैजाबाद तक हम पहुंच चुके हैं, आगे भी करेंगे हम हर रुकावट को अबूर करके हम। कादर साहब ये वही सीधा टिल्ला है जिसने 88 के इलेक्शन में आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी टिक्का खान को इस पिंडी से इबरतनाक शिकस्त दी थी। अरे भाई ये शिकस्त की हमने टिक्का खान को फलाने को, इस आदमी की औकात क्या है, 250 वोट टोटल के है, ये कौन सी पार्टी का है जो वजीर दाखिला सबसे बड़ा बैठा हुआ है, सबको पता है यार। क्या मुकाबला कर रहे हो कि टिक्का खान को मुकाबला कर दिया ना, उसको बता देना आइए हमारे मुकाबला कर ले। ये किसी और के कंधों पे चढ़ के जाके ये वजारत भी मर्जी कर लेता है, सीट भी निकाल लेता है। जरा पूछो ये कौन सी पार्टी है, तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा ओहदा उनके पास मिला है। तो ये छोड़े ये बातें सारे, हम तो आपसे सियासी बात कर रहे हैं। और जो उन्होंने भड़के मारे थे, हम उनके शहर में आ चुके हैं, यहाँ से काफिले में हम हजारों की तादाद में मौजूद है। कई किलोमीटर दूर हमारा जो रैली चल रहा है, वो जो भड़के मारे, मैं दोबारा फिर कहता हूँ, दावत देता हूँ उस आलमी दहशतगर्द को आए हमारा रास्ता रोके। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कादिर खान मदोकेल साहब, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ पेश किया। ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दीगर शख्सियात से भी हम बात करते हैं मुल्क की सियासत पर के आगे क्या होने जा रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है आप सहाफती दुनिया का मोतबर नाम मुख्तार आकिल साहब ने। मुख्तार साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। जी थैंक यू सर कुछ तारीख के झरोकों में ले जाए ना, इससे पहले भी हमने देखा कि ये इस तरह की तहरीक अदम लाई गई थी हुकूमतों के लिए, उस वक्त क्या फर्क था, आज क्या फर्क है? ये इमरान खान साहब के लिए, वजीर आजम के लिए क्या ये वाकई खतरा हो सकता है? लेकिन है तो आई नहीं तरीका। देखिए, इसमें दृष्टि ये बताती है कि 1990 में बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत जब थी तो उनके खिलाफ एक तहरीक एतमाद लाई गई थी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और उसमें कोई 80 के करीब अरकान ने दस्तखत किए थे। जबकि आज जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो जमा हुई है उसमें 86 है टोटल। अच्छा, उस वक्त जो है वो एनकेएम जो थी वो यदि बेनजीर हुकूमत से अलग हो चुकी थी और मुख्तलिफ शिकायत की वजह से, और वो अपोजिशन के साथ शामिल हो गई। इस वक्त सूरत यह है कि एनकेएम और काफ लीग ने दो के उनकी नाराजगियां अपनी जगह हैं, लेकिन वो अभी तक गवर्नमेंट के साथ हैं और उनके वज़रा जो है तारिक चीमा साहब हैं, अमीरुल हक हैं और इस तरह से नसीम साहब हैं, तो ये लोग अभी वफाकी वज़रा हैं, हुकूमत के साथ हैं। तो इस वक्त सूरत यानी 90 की जो सूरत थी वो ज्यादा खराब थी और उसमें एमकेएम के जो एमएनए थे वो सब मुखालिफ कैंप में चले गए थे। लेकिन उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई 20 के करीब 18-20 वोट जो थे वो जमा कर लिए थे दूसरे जो ग्रुप थे उनसे, और इस तरह से वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है नाकाम हो गई तो जब वो नाकाम हुई थी, ये सक्सेस होगी? कितने % चांस है? आपका सहाफती तज्जिया क्या कह रहा है? कई अदवार आपने पाकिस्तान की सियासत के देखे, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको कितने % चांस है? ऑपोजिशन तो बड़ी पुरुमीद है मुख्तार साहब। देखिए, अपोजिशन उस वक्त भी बहुत पुरुमीद थी और उस वक्त भी यानी बड़े नाम के सियासत के, नवाज शरीफ साहब, गुलाम मुस्तफा खान जफरी साहब और इस तरह से बड़े बड़े नाम थे जो पॉलिटिक्स के, वो सब अपोजिशन में बैठे थे और बेनजीर साहिबा की मुखालफत वो कर रहे थे। बल्कि उस वक्त एक और चीज थी कि सदर गुलाम मुस्तफा खान जो थे वो भी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थे, वज़ीर आज़म के खिलाफ थे। तो सदर के खिलाफ होने के बावजूद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नाकाम हो गई थी। तो इस वक्त तो डॉक्टर आरिफ परवीन जो है पूरी तरह सदर मुमलकत जो है वो वज़ीर आज़म के साथ है। इसके अलावा अभी जो है आर्मी का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि डेमोक्रेटिक जो जमहूरियत जो है, जो हुकूमत है, जमहूरी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो उसके साथ है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत अपोजिशन के फेवर में उतनी नहीं है जितनी 1990 में थी। इसके बावजूद 1990 में बेनजीर साहिबा के खिलाफ तहरीक एतमाद नाकाम हुई थी, तो इसलिए बहुत मुझे कोई ज्यादा इम्कान नजर नहीं आता इस तहरीक की कामयाबी। ठीक है, तसद्दुक़ गौरी साहब भी सर स्टूडियो में मौजूद है। गौरी साहब भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे थे। जी गौरी साहब। मुख्तार आकिल साहब, आपने जब 90 की अदम तहरीक की बात की तो उसमें एक बड़ा जो अमल था, जो तहरीक पेश करने में उस वक्त नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और नवाज शरीफ भी अदम की तहरीक में पेश थे, मगर वो नहीं चाहते थे कि अदम की तहरीक कामयाब हो, क्योंकि 2.5 साल के लिए मजीद वज़ीर आज़म जो है गुलाम मुस्तफा जतोई उस वक्त मुत्तहिदा अपोजिशन के लीडर थे और वज़ीर आज़म कैंडिडेट थे, वो बने। तो आज भी वही सूरत नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि क्या नाम है अदम की तहरीक कामयाब हो, क्योंकि वज़ीर आज़म जो का उम्मीदवार वो नून लीग से कह रहे हैं और शहबाज शरीफ है इस वक्त अपोजिशन लीडर। लेकिन बात यह है कि इन्हें 172 वोट चाहिए, 172 वोट चाहिए तहरीक कामयाब कराने के लिए। ऐसा ही है, जबकि 86 ने साइन किए हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। अब 172 वोट जो है वो किस तरह से जमा करेंगे, ये कुछ समझ में ना आने वाली बात है कि 172 वोट 86 172 कैसे हो जाएंगे। नहीं आकिब साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ ने धोखा दिया था इस तहरीक को नाकाम करने को 90 की, और मौजूदा तहरीक को नाकाम करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किरदार अदा कर सकती है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो उसका नहीं आ रहा है। आज जरदारी साहब ट्रक पे खड़े होकर ये कह रहे थे रैली से कि हम शरीफ वज़ीर आज़म को लाना चाह रहे हैं, इसको हराना चाह रहे हैं। देखिए, उनके पास तो अभी तक यही
कलेक्टिव विजडम नहीं है कि वो वजीर आजम बनाएंगे किसको। जी उनके पास अब तक जो है जो 10-11 पार्टियां हैं, उनके पास अब तक जो है वो कोई फजलुर रहमान साहब को बनाना चाहता है और कोई जो है वो शहबाज शरीफ साहब को बनाना चाहता है। तो इस वक्त जो है वो फजलुर रहमान साहब तो सर रुकन कौमी असेंबली नहीं है। फजलुर रहमान साहब कौमी असेंबली के रुकन भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा फरमाया। उनके साहबजादे हैं जो है वो, और जाहिर है मकसद है कि अगर कोई लेन देन हुआ तो उसमें उनके साहबजादे भी उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन नहीं सर, उनको कबूल नहीं किया जाएगा। मैं ये समझता हूं सर, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। इन्होंने फार्मूला ये तय किया है कि सदर पाकिस्तान या सिर्फ जरदारी होंगे या मौलाना फजलुर रहमान खुद होंगे, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो नून लीग से शहबाज शरीफ होंगे, और बिलावल साहब को बड़ी यानी वजारत दी जाएगी सेंटर में। देखिए बात यह है कि इस वक्त जनरल इलेक्शन जो 2023 में होने हैं, तकरीबन 1 साल का वक्त बाकी है। तो 1 साल के वक्त में इंटरिम सेटअप में जाहिर जो भी आएगा वो इंटरिम सेटअप में ही होगा। ठीक है। तो 3 महीने पहले तो वैसे ही जो है वो असम्बलियां तहरीर होकर निगरान हुकूमत बन जाती है, हुकूमत तहरीर हो जाती है। तो सिर्फ 9 महीने के लिए कौन वजीर आजम बनना चाहेगा और कौन वो सारी चीजों को जो है वो संभाल सकेगा जो इस वक्त पाकिस्तान पर गैर मुल्की कर्जे चढ़े हुए हैं, जो पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस का शिकार है। ठीक है। इस वक्त जो है वो बहुत सेहतान कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो 9 महीने का जिसको कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार आकिल साहब, आपने अपना मौक़िफ़ पेश किया। गौरी साहब, आपने एक पुराना आपने 90s का तज्जिया भी सुना कि उस वक्त भी सक्सेस नहीं हुई थी, आकिल साहब कह रहे थे। फिर आज वो कह रहे थे वो तो उस वक्त तो इससे भी ज्यादा गर्म माहौल था। तो फिर आगे फिर यानी कि वज़ीर आज़म साहब सही कह रहे हैं कि मुझे कोई खतरा नहीं है। उस वक्त तो इस तरीके से गर्म माहौल था कि अराकीन कौमी असम्बली को बाकायदा हाईजेक करके, अगवा करके मरी में रखा गया था, बुरबंद में रखा गया था। अच्छा। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही कर रही थी, पंजाब की गवर्नमेंट भी यही कर रही थी। मगर मैंने भी उस अदम की तहरीक को बड़ा करीब से देखा है। मगर उस तहरीक की उस वक्त में और अब में, जरा आकिल साहब कह रहे थे कि अराकीन का बड़ा फर्क है। उस वक्त 1-2 कौमी असम्बली के अराकीन का फर्क था। मगर मियाँ साहब की बदनीयती की वजह से खुद उन्होंने इस तहरीक को नाकाम बनाया, जिसको वजीर आजम उस वक्त के मुत्तहिदा अपोजिशन लीडर गुलाम मुस्तफा जतोई साहब ने, जो साबिक निगरान वजीर आजम ही बाद में बने, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया और बाकायदा ऑन किया कि ये तहरीक कामयाब हो जाती। पाकिस्तान की सियासी तारीख में, पार्लियामेंट्री तारीख में अब ये दूसरी दफा ऐसा होने जा रहा है। मगर मैं उसी हवाले से देखता हूं कि हो सकता है कि इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं है। जो भी नून लीग से अगर प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो आगे वही मजबूत होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पंजाब में वैसे ही उनकी अक्सरियत है। मुमकिन है पीपल्स पार्टी हाथ कर जाए, तो पीपल्स पार्टी हाथ कर सकती है ना। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद की फिजाओं की सूरत-ए-हाल पूछ लेते हैं काजी समी साहब। समी साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में, सुन सकते हैं? शुक्रिया जी। आप बताइएगा काजी साहब, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है? वहां पे क्या गर्मा गर्मी है या अब मामलात बेहतर हैं, या ये जो चेमा गोइया हैं, जो अफवाहें हैं कि रास्ते रोके जा रहे हैं, ऐसा माहौल है क्या वहां? जी बिल्कुल, रास्ते जो पार्लियामेंट के अतराफ में, जो रेड जोन में जो रास्ते हैं जो पार्लियामेंट की तरफ जाते हैं, वहां पे जगह जगह पे अभी रास्ते रोके तो नहीं गए, लेकिन कंटेनर लाके रख दिए गए, जो ये इस बात का की गमाजी है कि किसी भी वक्त भी ये रास्ते बंद किए जा सकते हैं। लेकिन जहां तक जो मेन एवेन्यू रोड का ताल्लुक है, वो सुबह से ही वहाँ खारदार तारे लगा के और कंटेनर लगा के उसको तो पहले ही बंद कर दिया गया था। अब ये आगा खान रोड और नेशनल प्रेस क्लब की तरफ का जो रोड है F6 का, इसी तरह जो दूसरा अपना डी चौक की तरफ जो रास्ते जाते हैं, वहाँ पे हिफ्ज़ मातकद्दुम के तहत इन हुकूमत की जानिब से कंटेनर रख दिए गए। वो तो तैयारी, इंतजामिया तैयारी करती है। काजी साहब, ये भी बताइएगा कि ये जो काफिला बहुत सारे शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद में दाखिल हो रहा है, कितनी तादाद में अवाम है, कुछ बताएंगे? ये मैंने अब तक जो देखा है और जो सुना है, वो मुतासिर कुन तादाद नहीं है। अच्छा। एक लॉन्ग मार्च की जो तादाद होनी चाहिए, जो वो इस तरह की नहीं है, मुतासिर कुन नहीं है। लेकिन फिर भी जाहिर है वो माहौल बना हुआ है, और टारगेट जो है वो अदम एतमाद की तहरीक है। अब अदम एतमाद की तहरीक पर एक साथ खड़ा होना, ये सवाल बनता है कि ये एक साथ खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या तहरीक
अदम एतमाद का क्या नतीजा होगा, क्या नहीं होगा, इस पर अब बहस जारी है। और यही माहौल जो है इस वक्त एहजानी कैफियत है इस्लामाबाद की सियासत में। और शहर इक़्तिदार जो है, जो कल तक सर जोड़कर बैठा था, आज सर खुजाने में भी जो है वो अच्छा, लगा हुआ है। सिक्योरिटी की क्या प्लान्स हैं? हुकूमत ने कितनी तैयारी की हुई है इस्लामाबाद में? क्योंकि वज़राए खारजा के मामलात हो रहे हैं, उनकी भी कॉन्फ्रेंसेस हैं, फिर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी पिंडी में मौजूद है। सिक्योरिटी प्लान को फुलफिल कर दिया गया है? क्योंकि ये अगर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिक्योरिटी के एतबार से कोई समझौता नहीं है। इस हवाले से मुकम्मल जो है इंतजामात हैं, और सिक्योरिटी के एतबार से इंशाल्लाह जो है हम जो देखते हैं और जो समझते हैं वो बहुत बहुत बेहतर है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया काजी समी साहब, आपने इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह किया। गौरी साहब, अब आते हैं पंजाब में ना। पंजाब में आपने देखा कि अलीम खान मुतहरिक हुए, और फिर कुछ निजी चैनल खबरें भी चला रहे हैं कि उस्मान बुज़ार साहब वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने इस्तीफ़ा मुमकिन तौर पे वज़ीर आज़म को भिजवाया है। वाकई सदाकत है, लेकिन वो तो बुज़ार साहब तो PM साहब के बड़े फेवरेट हैं। उन्होंने अभी भी प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है कि मौजूदा जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान खुजार साहब, उससे मैं मुतमईन हूँ, वो सही काम कर रहे हैं। बोला, उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शख्स को वो पसंद नहीं है। अब वो एक शख्स का जो इशारा है हो सकता है अलीम खान की तरफ से हो। क्यों? उन्होंने कहा एक शख्स को पसंद नहीं है और सबको पसंद है, और वो शख्स जो है थोड़ा मीडिया से दूर रहने वाला आदमी है, इसीलिए मीडिया उसके लिए, यानी उनका कहना था प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। अब वो अच्छा, और जो भी हमने देखा है कि ऑनेस्ट हुक्मरान होता है, वो मीडिया वगैरह को लिफ्ट नहीं कराता है, मीडिया को दूर रहता है, क्योंकि वो ईमानदार है, अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं। और दूसरी बात है कि हो सकता है कि उज़्मा को बचाने के लिए आलिया की कुर्बानी दी जाए। अच्छा, हाँ, तो आलिया की कुर्बानी इस तरीके से हो सकती है कि हो सकता है कि अगर इन मामलात में बीच का कोई शख्स को CM पंजाब बना दिया जाए, हो सकता है कि CM पंजाब से ये भी बात हुई हो, तो फिर उस पर भी रोशनी डाल दें। वो जो बीच का शख्स होगा वो कौन से कुछ अशखास से नाम लेना। ये मैंने एक खदशे का इजहार किया है। अच्छा, मैंने एक इजहार किया है कि ऐसा हो सकता है, पर प्राइम मिनिस्टर तो डटे में अपनी बात पे कि ये है, मगर मौजूदा हालत में ये हो सकता है। आज अलीम खान साहब से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ने भी मुलाकात की, परवेज खटक साहब ने भी मुलाकात की, वजीर दिफा और दीगर भी लोग PM के जो करीबी थे वो शामिल थे। और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब से जब पूछा गया, हमने खुद पूछा कि पंजाब के गवर्नर को क्यों नहीं भेजा, आपको किस लिए भेजा गया, या अलीम खान से सिंध से बुलवाकर, तो उन्होंने कहा वो मेरे जाती दोस्त भी हैं। गवर्नर सिंध का ये कहना था कि मेरे जाती दोस्त हैं और मैं उनके करीब हूँ, तो इसलिए हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये समझा हो। और गवर्नर पंजाब की अपनी एक हैसियत है, और वो मेरे से ज्यादा उन्होंने अच्छे जज्बात का इजहार किया गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने उनके बारे में, गवर्नर पंजाब के। तो जिसको जो टास्क दिया गया, अब वो भी मैसेज लेकर गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को बताया तमाम। और एक दो दिन में इत्तलात ये भी है कि अलीम खान साहब शायद बरतानिया रवाना हो जाएंगे, और ये सिलसिला भी फौरी तौर पे हम नहीं समझते कि ये है, मगर एक चीज नजर आ रही है कि वफाकी गवर्नमेंट की सियासी पॉलिसी ऐसी है कि उन्होंने मरकज से कराची मुंतकिल पंजाब सूबे को में मसरूफ कर दिया है। अच्छा, अब ऐसी पोजीशन के अंदर आप ये देखें कि दो बड़े इत्यादी MQM और काफली खड़ी है, यानी उनको यकीन है कि हुकूमत नहीं जाती। अभी मुख्तार अकील साहब ने कहा, हमारे सीनियर है साफी हैं, उन्होंने भी यही बात की मुख्तार अकील साहब ने कि उस टाइम 90 में MQM बहुत बड़ी इत्यादी थी, और उसने और उस वक्त उसके बाद मेरे ख्याल 16, 17, 18 अरकान थे, और उसने हुकूमत से लाताल्लुक की इज़हार करके पीपल्स पार्टी से अपोजिशन में आकर बैठ गई थी। और उस दौरान मौलाना के फजल रहमान साहब के भी लोग उसमें थे, वो भी आकर यहाँ बैठ गए थे इस गवर्नमेंट में, और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी बनाया हुआ था मौलाना साहब को। इसी तरह के नवाब रसूलुल्लाह खान थे, वो भी उनका ग्रुप भी आकर, तो ये वो एक नवाब अकबर बुख्ती थे, वो वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे, मगर उनके भी अरकान थे। तो ऐसे काफी पार्टियों के अरकान थे जो आकर हो गए थे, उसके बावजूद वो तहरीक नाकाम गई। और बकौल आकिल साहब के उस वक्त के प्रेसिडेंट इसा खान भी बेनजीर भुट्टो के खिलाफ थे। अच्छा, मतलब इस वक्त जो एक अपोजिशन ने माहौल बनाया है पंजाब में या वफाक में, आपको कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही? नहीं, मुझे क्या,
अभी आपने जिन जिन से बातचीत की है सबने यही कहा है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त में जज्बाती थे, लाजमी है उनकी वफादारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। उनको ये सोचना चाहिए कि वो सिंध में काम कर ले। सिंध के जिस इलाके से वो MNA मुंतखब हुए हैं, कादिर साहब हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, और हमारी जैसे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, वो कह के वहीं के रोड गटर और गलियां बना दें, लोगों को पानी दे दें, ये चीजें आपका सिंध हुकूमत तो है ना, तो सिंध हुकूमत को ऐसा मॉडल बना देते 13 साल में कि लोग बोलते हैं कि यार हमें पंजाब में भी यही चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहिए, ये कर देना चाहिए था। मगर क्या नाम है, सियासी मफादात, सियासी बातें, सियासी चीजें जो मैं ये समझता हूँ मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। हमारे लिए तो ये कि PTI की हुकूमत हो या नून लीग की हो या JUI हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, हमें तो अपना काम करना है, मगर जो हक है, सच है, वो तो हम आवाम को बताना हमारा और इस पेशे का फर्ज बनता है। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में हमने देखा साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब फोन कॉल्स तक अब महदूद हैं, वीडियो लिंक और आने की भी बातें बनी, एक माहौल बना। अब वो कहते हैं ना खामोशी इख्तियार की गई है। उस वक्त हमने कहा था कि वो नहीं आएंगे, ठीक है ना, माहौल बना। अच्छा, अब आप देखना ये मौजूदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, जो ये जिसमें तमाम सरदारी साहब, 3 बड़े लीडर शहबाज शरीफ और ये मौजूद थे, मरियम तो बैक में थी ना। आप देखें तो क्या मियां साहब खुश होंगे? सियासत तो मियां साहब के नाम पे की जा रही है, शहबाज शरीफ भी अगर कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को भी अगर नवाज शरीफ से माइनस कर दिया जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो आपस के जो इख्तलाफात है ना, वो भी मैं नहीं समझता कि जाकर यानी कि इनको एक करें। और ये इनको भी ये पता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही। देखें, एक टाइम था हुकूमत के खिलाफ इसने तहरीक चलाई, इमरान खान ने, इसने अपने काबीना, शेड्यूल काबीना तश्कील दी कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, ये हुकूमत जाएगी तो ये वजीर होगा। ये तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर का जो मैन है उसका ही नाम नहीं देते थे, शेड्यूल का ही ना। जहां इन्होंने ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर का, वहां आप देखना इख्तलाफात हो जाएंगे। चलें जी, इसी उम्मीद मैं के साथ आखिरी में साजिद साहब मैं पोजीशन को ये कहूंगा कि अगर आप मुकम्मल देखें, इससे मुल्क की स्टॉक पे असर पड़ेगा, मुल्क के कारोबार पे इतना असर पड़ेगा, मुल्क जिस तरीके से दुनिया में हालत है और मजीद हमारे को नुकसान पहुंचेगा जिस तरीके से ये सूरत हाल है। वज़रा खारजा, इस्लामी वज़रा खारजा यहाँ आ रहे हैं, उनके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, ये सारी चीजें अपोजिशन जो इस वक्त कर रही है, ये मुल्क और कौम के लिए नुकसान है। मैं ये कहता हूं कि अगर वो मुतमईन है और ये कामयाब हो जाती है तो वो ऐलान कर दे वजीर आजम समेत शेड्यूल काबीना का, ऐलान कर दे कि अवाम भी एक तरफ हो जाए, और हम भी फिर हुकूमत से ये कहेंगे और स्पीकर से भी कहेंगे कि भैया आप जल्द 2-4 दिन के अंदर इत्मीनान लाए, और वज़रा खारजा नया इस्लामी ममालिक आ रहे हैं या दीगर, और ये मुल्क कि ये पोजीशन नहीं हो और आइन दूसरी गवर्नमेंट आकर इक़्तिदार संभाले। बहुत बहुत अच्छी बात की तसद्दुक़ गौरी साहब ने। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद व आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।